आप सभी को बता दूं कि आज पुलवामा हमले की दूसरी बरसी है। आज के दिन यानी 14 फरवरी 2019 भारत को ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को बता दूं कि ब्लैक डे आखिर क्यों मनाया जाता है। 14 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद से जुड़े कुछ आतंकियों ने विस्फोटों से भरी कार को सीआरपीएफ जवानों से टकरा दिया था और इसके अंतर्गत हमारे जवान भी शहीद होते हुए नजर आए थे। तो आप सभी को बता दूं, इस दिन को इसलिए ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत एक बड़ी बात सामने आई है। आपको बता दूं कि एनआईए ने मार्च 2020 में चौंकाने वाले खुलासे किए थे। उन्होंने बताया कि पुलवामा हमले में बम बनाने के लिए जो केमिकल का उपयोग किया गया था वह ई कॉमर्शियल साइट अमेजोन से किया गया था। साथ ही साथ कई ऐसे सामान थे जिनको अमेजोन से लिया गया था। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि इस हमले के अंतर्गत धौलपुर जिले का जवान भागीरथ भी शहीद हो गया था। सरकार ने सभी शहीद के परिवारजनों को आर्थिक सहायता की बात कही थी और उन्हें आर्थिक सहायता भी दी थी। लेकिन जब हमारी टीम अभी धौलपुर जिले में पहुंची और शहीद के परिवारजनों से बातचीत करी तो कुछ अलग ही नजरिया सामने आया है। शहीद के परिवारजन नाखुश होते हुए नजर आए हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं कि शहीद के परिवारजनों ने क्या कुछ कहा। जो स्कूल बोला तो क्या स्कूल खोलेगा, ना स्कूल खोला, हमारे पति के नाम से ना हुआ, ना लाइट का कनेक्शन हुआ और ना बताए को वो मिल रहा मकान मिला। रिलायंस वगैरह का कुछ पैसा वगैरह मिला कुछ ना मूर्ति के पैसा मिले, अपने खुद घर में लगाए। सरकार से जो सुविधा थी वो हमको मिली नहीं है। ना तो फ्लैट मिला है, न 3 कनेक्शन मिला है लाइट का। और जो लड़के के लिए जो मूर्ति वगैरह वो भी हम अपने पैसे से लेके आए। स्मारक का भी हमने अपने पैसे से बनवाया है। और ये कहते थे कि मतलब तुमको फ्लैट मिल जाएगा, तो फ्लैट भी नहीं मिला है। और मतलब कोई ऐसी खास सुविधा नहीं मिली सरकार से, सिर्फ अकेली पेंशन मिल रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गांव जैतपुर का भागीरथ उस हमले के अंदर शहीद हो गया। शहीद भागीरथ को राजकीय सम्मान के साथ 16 फरवरी 2019 को उसके पैतृक गांव जैतपुर में हजारों लोगों ने अंतिम विदाई भी दी। उस समय केंद्र व राजस्थान सरकार ने कई घोषणाएं की थी। साथ ही कई बड़े बड़े संस्थान और कंपनियों ने शहीद के परिजनों के साथ बच्चों को आर्थिक मदद और उनकी पढ़ाई लिखाई करने की घोषणा की थी। आज शहादत को 2 वर्ष पूरे हो जाने के बाद में हमारी टीम शहीद भागीरथ के परिजनों के हालचाल जानने के लिए चंबल के भेड़ों में बसे उसके पैतृक गांव जैतपुर पहुंची है। टीम ने शहीद भागीरथ के पिता परशुराम और चाचा जरदान सिंह से पूछा कि जो घोषणाएं की गई थी उनमें से कितनी पूरी हुई हैं। तब शहीद भागीरथ के पिता परशुराम और चाचा जरदान सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने शहीद भागीरथ की वीरांगना रंजना देवी को 50 लाख रुपए और राजस्थान सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। जिले के समाज सेवी ने शहीद भागीरथ के घर पहुंच करके आर्थिक मदद की है। लेकिन जयपुर में फ्लैट देने की घोषणा अभी पूरी नहीं हुई। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, फ्री बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ और शहीद भागीरथ का एक पुत्र 5 वर्षीय विनय और 4 वर्षीय पुत्री शिवानी बचपन में प्ले स्कूल राजाखेड़ा में निःशुल्क पढ़ रहे थे। लेकिन कोरोना काल में बच्चे घर पर ही हैं। पुलवामा हमले की जांच के बारे में शहीद के परिजनों को कोई जानकारी नहीं है। ना लोकल पुलिस बताती है और ना कोई अधिकारी बताता है। शहीद भागीरथ के परिजनों ने बताया कि वीरांगना रंजना देवी को पेंशन मिल रही है। शहीद के नाम से सरकारी स्कूल या अस्पताल का भी नामांकन नहीं हुआ जिससे उसको याद रखा जाए। हमने शहीद भागीरथ की प्रतिमा अपने पैसों से बनवाई है और स्वयं के खर्चे पर शहीद स्मारक गांव में बनवाएंगे। असल में ये कह रहा हूँ कि जो लाइट का कनेक्शन था 3 पीस का वो भी नहीं मिला है, या स्मारक के लिए पैसा भी हमने दिया है, हमने बनवाया है, हमने सब कुछ किया है, या उनने न तो कोई स्वास्थ्य केंद्र न कोई स्कूल वो भी नहीं मिला है। फ्लैट बताया जयपुर में वो भी नहीं मिला है। और बच्चे पेंशन वेंशन तो सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, पापा कहाँ पर हैं आपके? दूध
अच्छा, पापा की याद आती है क्या? आओ तो कौन कहता है कि पापा ड्यूटी पे है? मम्मी अच्छा, कब से नहीं मिले पापा? बहुत दिन होते कौन सी क्लास में पढ़ती हो? दोनों दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं, विश्व कल्याण को लेकर के 108 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ हुआ है। हर हर महादेव, जय श्री राम के नारों से पांडाल भी गूंज गया है, तो वहीं वेद मंत्रों की ध्वनि से आकाश भी गूंजता हुआ नजर आया। साथ ही साथ आतिशबाजी के चलते हुए विभिन्न मार्गों से कलश यात्रा निकाली गई है। बैंड बाजी के साथ में इस भव्य कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया, तो वहीं महिलाओं ने नाच गान कर कलश यात्रा निकाली। साथ ही साथ श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भाग भी लिया, तो वहीं भव्य कलश यात्रा के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा है। साथ ही आप सभी को बता दूं कि रामगढ़ पचवारा मुख्यालय पर नल वाले बालाजी प्रांगण में रुद्र महायज्ञ के लिए कलश यात्रा निकाली गई है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगराज गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो योगराज, क्या है पूरा का मामला? ये विश्व कल्याण को लेकर के 108 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ किया गया है। जी पुलकित, 108 कुंडीय विश्व कल्याणार्थ श्री रुद्र महायज्ञ एवं संगीत में श्री राम कथा का रामगढ़ पचौरा मुख्यालय पर आयोजन करवाया जा रहा है। इस आयोजन के तहत ग्रामवासी में इतनी खुशी की लहर है कि क्षेत्र के अंदर आज तक न तो कभी ऐसा आयोजन हुआ था और न शायद, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि नहीं होगा, पर ये आयोजन दोनों मुख्यालय जैसे रामगढ़ पचौरा मुख्यालय और लालसोट तहसील में पहली बार ये आयोजन हुआ है। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण का केंद्र यहाँ की जो यज्ञशाला बनाई गई है वो रही है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो यज्ञाचार्य हैं जो बाहर से आए हैं वो वीरेंद्र शास्त्री हैं। लेकिन आज इसको लेकर के एक भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई है। जी हाँ, एक विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। रामगढ़ पचौरा के विभिन्न मार्गों से वो कलश यात्रा गुजर रही है और इस वक्त वो कलश यात्रा जारी है। और इस कलश यात्रा के दौरान जहाँ महिलाएं नाच गान कर रही है, वहीं पर पुरुष भी इस कलश यात्रा के दौरान नाच गान कर और आतिशबाजी करते हुए इस कलश यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये 108 कुंडीय रुद्र महायज्ञ कब तक चलेगा? हाँ पुलकित, ये जो 14 फरवरी से शुरू होकर 22 फरवरी 2021 सोमवार को इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। इसके दौरान मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो यज्ञाध्यक्ष है, यज्ञ रामदास महाराज के द्वारा यहाँ से अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन आदि तीर्थों से महान आचार्य, वैदिक ब्राह्मण, कथावाचकों द्वारा ये यज्ञ संपन्न करवाया जा रहा है। और साथ ही इस जो कथावाचक है वो है, आपको बता दूं, कथावाचिका पूज्य देवी धर्मा मूर्ति है। चलिए योगराज, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं, 14 फरवरी 2019 जब सभी वैलेंटाइन डे मना रहे थे, तब जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकियों ने विस्फोटकों से लदी हुई कार को सीआरपीएफ के जवानों से टकरा दिया था, जिसके अंतर्गत 40 जवान अपने घायल भी हुए थे। लेकिन इसके अंतर्गत कि आप सभी को बता दूं कि इतना विस्फोट आखिर कहां से आया था, तो इसको लेकर के टीम का गठन किया गया था और टीम ने पूरी जांच पड़ताल करी है। और जांच पड़ताल करने के बाद में इसमें फैसला ये सामने आया कि ये सभी ई-कॉमर्स साइट अमेज़न से खरीदा गया था। जी हाँ, अमेज़न से बम बनाने का कुछ सामान वहाँ से खरीदा गया था और उसका केमिकल भी वहीं से लिया गया था। वहीं साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता दूं कि कोरोना वायरस अब ख़त्म नहीं हुआ है, लगातार उसके केस अभी भी वहीं तक ही रुके हुए हैं। क्योंकि अगर हम बात करें पिछले काफ़ी दिनों से, लगभग एक हफ्ते से तो लगातार उतने ही केस रोजाना के राजस्थान के अंदर देखने को मिल रहे हैं। आप सभी को बता दूं, कल एक बार फिर से 110 नए मामले सामने आए हैं और एक जने की मौत भी हो गई है। और वहीं एक जने की मौत के साथ में मौतों का आंकड़ा बढ़ करके 2781 हो चुका है।
वहीं एक बात और आप सभी को बता दूं कि अब 1409 लोग अभी भी संक्रमण से उपचाराधीन हैं। साथ ही साथ देश के अंतर्गत कोचिंग के मशहूर कोटा के अंदर भैंस चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जो 3-4 जिलों के अंदर बाइक पर रैकी करते थे, भैंसों को देखते थे और भैंसों जब समय मिलता और कोई उन्हें ना देख रहा था उस समय भैंसों को लेकर के चले जाते थे। लेकिन पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता दूं, केजरीवाल सरकार के स्वच्छ दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन अभियान को पहले सप्ताह में कई लोगों ने काफ़ी प्रशंसा की है। दिल्ली की जनता और उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों ने इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों की जबरदस्त मांग भी अब कर दी है। इसी को लेकर के बुकिंग भी लगातार जारी है। साथ ही एक बात और बता दूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर जयपुर की मेयर ने महिलाओं के लिए एक बड़ी मिसाल कायम की है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर और महापौर सौम्या गुर्जर जब उनकी डिलीवरी होने वाली थी उसके कुछ घंटों पहले तक भी वह कार्य करती रही हैं। यह सभी महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है टोंक से, जहां टोंक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संबोधन किया गया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से दर्शन के कर रहा था प्रयास, लेकिन आज हो पाए हैं गुरु मां के दर्शन। टोंक में गुरु मां के आने से धरा पावन हो गई है। हाड़ौती से लेकर पूरे राजस्थान में गुरु मां के हैं अनन्य भक्त। मुझ पर भी हमेशा बन रहा है गुरु मां का आशीर्वाद। ओशिया के चिराई कस्बे में दुकान का पीछे की दीवार तोड़कर चोरी करने वाले 3 संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। ओशिया थाना क्षेत्र के चिराई कस्बे में रात्रि में एक दुकान के पीछे से दीवार के खंडे निकालकर चोरी करने वाले 3 नकाबजनों को ओशिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण अनिल कयाल ने बताया कि ओशिया थाना क्षेत्र के कस्बा चिराई में बुधवार रात्रि में खाद बीज की दुकान के पीछे की दीवार तोड़कर सामान व रुपए चुराने के 3 आरोपियों को ओशिया पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। बाना का बास निवासी भियाराम जाट ने पुलिस थाना ओशिया में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश कराया कि चिराई में उनकी खाद बीज की दुकान है, जिसे वह हमेशा की भांति बुधवार शाम को ताला लगाकर घर चला गया था। दूसरे दिन सुबह वापस दुकान खोली तो दुकान के अंदर काउंटर के गले का ताला टूटा हुआ था व दुकान के अंदर का सामान बिखरा हुआ था। दुकान के पीछे की दीवार में पत्थर निकालकर दुकान तोड़ी हुई थी। अज्ञात चोरों द्वारा मेरी दुकान से गले से 10,000 रुपये व 5 तोला चांदी के सिक्के चुरा लिए। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था। थाना क्षेत्र के गांव चिराई में हरिओम बीज भंडार नाम से एक दुकान है, जिनके संचालक भियाराम रात्रि 10 बजे दिनांक 10 को दुकान बंद करके अपने घर चले गए थे। दुकान का ताला वगैरह बंद करके चले गए थे और सुबह जब 11 तारीख को सुबह वापस आए तो उन्होंने अपनी दुकान खोली तो उनके गले के ताले टूटे हुए थे और सामान भी अस्त व्यस्त था। और उन्होंने देखा तो दुकान के पीछे की जो दीवार थी उसमें से पत्थर निकालकर कोई अज्ञात व्यक्ति चोर घुसे और उनकी दुकान में चोरी कर ली, जिस पर उन्होंने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट पेश की, जिस पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आसूचना संकलन के आधार पर कस्बा चिराई के ही 3 व्यक्तियों को दस्तयाब किया, जिनसे कड़ाई से पूछताछ की तो उन लोगों द्वारा उक्त चोरी की घटना करना स्वीकार किया। कि कांग्रेस पार्टी और राहुल जी इन तीनों कानून जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं इनके खिलाफ मजबूती से जमीन पर उतरे हैं। इससे पहले भी एआईसीसी ने पूरे देश भर में कार्यकर्ताओं और किसानों का आह्वान किया था कि हमें डटकर मुकाबला करना है, लेकिन अब इस पूरे आंदोलन और विरोध को जो गति मिली है राहुल जी के आने से, उसका परिणाम हमें आने वाले समय मिलेगा देखने को। क्योंकि केंद्र सरकार की जो जिद है, जो पार्लियामेंट के अंदर सरकार ने अपनी जिद दिखाई है, और हम सबको उम्मीद थी कि हो सकता है इतने किसान शहीद हुए हैं, इतने लोग मांग करते हैं, विपक्ष की मांग है, किसानों की मांग है, शायद पार्लियामेंट के सेशन में ये सरकार इन बिल्स को वापस ले ले। लेकिन बड़ा दुख मुझे हुआ कि घमंड और अहंकार इतना है कि किसानों की शहादत पर भी कोई सहानुभूति देने को तैयार नहीं है। दिल्ली के सरहद पर कीले गाड़ी हुई हैं, फौज लगा रखी है, पुलिस लगा रखी है, अन्नदाताओं को अपशब्द कहा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है, दबिश की जा रही है, केस लगाए जा रहे हैं।
इस प्रकार का दमन मैं समझता हूँ चलेगा नहीं। लोकतंत्र में आप कल्पना कीजिए 80-85 दिन से किसान लाखों की तादाद पे दिल्ली की सरहद पर बैठे हैं, किसी ने छोटी सी भी घटना को अंजाम नहीं दिया, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, कोई कानून नहीं तोड़ा गया। लाखों लोग बैठे हैं, उनकी बिजली काट दी, पानी काट दिया, शौचालय हटा दिए, इंटरनेट बंद कर दिया। उसके बावजूद वो लोग आंदोलित हैं, लेकिन गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं और गांधीवादी तरीके से ही हमें आंदोलन को राजस्थान में आगे बढ़ाना है। राहुल जी का 2 दिवसीय दौरा मैं समझता हूँ मार्मिक रहा। उन्होंने सिद्धांत की बात की है और कांग्रेस पार्टी ने, और आज राहुल का दौरा जी कोई चुनाव नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, कोई वोट की राजनीति नहीं है, लेकिन संकट है, अन्नदाताओं के भविष्य पर संकट है। इस संकट से वो जूझ रहे हैं अकेले, ऐसा हमको लगना नहीं चाहिए। इसलिए हमदर्दी देने के लिए, साथ साथ ताकत देने के लिए ये दौरा रखा और व्यापक संपर्क किया। कार में मेरे ख्याल हजारों लाखों लोगों से संवाद हुआ, मुलाकात हुई और लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमारी सरकार और पार्टी मिलकर किसान को मजबूती देगी। और राहुल जी के दौरे से मुझे लगता है बहुत ताकत मिली है, उनका धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले समय में, अभी तो ये कहीं पीछे हटने की बात ही नहीं है, लेकिन और मैं समझता हूँ जिलों में किसान महापंचायत हम लोग करेंगे, पार्टी के लोगों को और सक्रिय करेंगे, ताकि अंत में इस केंद्र की सरकार को ये तीनों किसान विरोधी कानून वापस लेने पड़े। जोधपुर के ओशिया में प्रजापति समाज की ओर से श्री श्री यादे माता जयंती महोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। जोधपुर के ओशिया में प्रजापति समाज की ओर से श्री यादे माता जयंती महोत्सव एवं प्रतिमा सम्मान देकर शनिवार को स्थानीय श्री श्री यादे माता प्रजापति छात्रावास परिसर में आयोजित किया गया। आयोजन समिति के प्रेम प्रजापत ने बताया कि यादे प्रतिभा विकास समिति एवं न्याती नोहरा ओशिया द्वारा उपखंड स्तरीय श्री श्री यादे माता प्रतिभा सम्मान समारोह विशाल भव्य जागरण आयोजित किया गया। कथावाचक संत श्री मान गोपाल कृष्ण के सानिध्य में आयोजित इस प्रतिमा सम्मान में मुख्य अतिथि के रूप में ADGPC अधिकारी जोधपुर भीखाराम प्रजापत, विशिष्ट अतिथि चीफ इंजीनियर नारायण राम भोबरिया, निवर्तमान प्रधान हेमाराम कुमावत सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज प्रजापति समाज की कुलदेवी मां श्री यादे जी का जयंती समारोह के रूप में ओशिया में भव्य विशाल जागरण और प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, जिसमें आज करीबन 120 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। 20 जनप्रतिनिधि के अलावा 100 शिक्षा जगत के जो 10वीं 12वीं में स्नातक में जिन्होंने 70% से ऊपर अंक प्राप्त किए, उन सबका हमने सम्मान किया। आज का ये भव्य कार्यक्रम हमारे नारायण लाल जी भिखाराम जी के मुख्य उपस्थिति में हुआ और हेमाराम जी पूर्व प्रधान, रामलाल जी प्रधानाचार्य भी इस कार्यक्रम के हमारे प्रतिभागी बने। साथ ही उमेद राम जी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और इस भव्य जागरण के हम सब के साक्षी बने। जोधपुर के ओशिया से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अस्पताल में मिला नवजात का शव, सामान्य वार्ड के बाथरूम में मिला शव, 7 माह का बताया जा रहा है शव। पुलिस जुटी है मामले की जांच में। आइए नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। दुनिया भर में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसको लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सभी को विश्व रेडियो दिवस की कल बधाइयां दी और ट्वीट करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने लिखा, रेडियो श्रोताओं को बधाई भी दी। सूचना और मनोरंजन के सरल माध्यम के रूप में वर्षों से रेडियो विकसित हो रहा है, नवाचार कर रहा है और जुड़ रहा है। इससे कोरोना संकट के दौरान मूल्यवान सेवा प्रदान की है, जो अपनी लचीलापन और स्थिरता दिखा रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विश्व रेडियो दिवस की भी शुभकामनाएं देते हुए कल कहा कि रेडियो सामाजिक जुड़ाव को गहरा करने का एक शानदार माध्यम है। मोदी ने ट्वीट किया कि उन्होंने हर माह प्रसारित होने वाले मन की बात रेडियो कार्यक्रम का सकारात्मक प्रभाव स्वयं महसूस किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं। रेडियो के सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं। रेडियो को नवीन विषय, वस्तु एवं संगीत मुहैया कराने वाले प्रशंसा के पात्र हैं। यह सामाजिक जुड़ाव को गहरा करने का एक शानदार माध्यम है और मन की बात के कारण ही रेडियो का सकारात्मक प्रभाव उन्होंने स्वयं महसूस किया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के 2 दिवसीय प्रदेश दौरे पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने तंज कस दिया। उन्होंने राहुल गांधी को भाजपा का स्टार प्रचारक बताया। साथ ही कहा कि लोगों को उनके दौरे का बड़ा बेसब्री से इंतजार था कि कुछ अच्छा मनोरंजन होगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ।
पूनिया ने राहुल गांधी को भाजपा का स्टार प्रचारक बताया। उन्होंने कहा कि वे जहां जहां जाते हैं भाजपा के लिए सहूलियत पैदा करते हैं। हमने भी उनके इस बार दौरे का स्वागत किया है। लोगों को भी उनके दौरे का बड़ा बेसब्री से इंतजार था कि कुछ अच्छा मनोरंजन होगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। साथ ही किसानों को उम्मीद थी कि इस बार राहुल गांधी 1 से लेकर के 10 तक गिनती गाकर किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन वह भी नहीं हुआ। राहुल गांधी की ओर से चीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी पर भी पूनिया ने पलटवार किया था और उन्होंने राहुल के बयान पर आपत्ति जताई की और कहा कि शायद वे अपने पुरखों का इतिहास भूल गए, जब भारत को अपना एक बड़ा भूभाग चीन को देना पड़ा था। नेहरू ने ही हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, लेकिन उस समय चीन ने ही धोखा देकर आक्रमण किया और उस समय हमारी सेना बड़ी बहादुरी से लड़ी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से देश एक बड़ा भूभाग खोना पड़ा। राजस्थान के अंदर बर्ड फ्लू अभी खत्म नहीं हुआ। करीब 27 दिन के लंबे अंतराल के बाद में प्रदेश में बर्ड फ्लू का नया केस मिल चुका है। ये मामला जालोर जिले में आया और करीब 4 दिन पहले कौवे मरे हुए मिले थे। इन कौवों के सैंपल जांच के लिए भोपाल लैब भेजे गए हैं, जिसमें से 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इससे पहले आखिरी बार 16 जनवरी को प्रदेश में बर्ड फ्लू का केस भीलवाड़ा में सामने आया था। पशुपालन विभाग से मिली रिपोर्ट के मुताबिक 10 फरवरी को जालोर में 17 कौवे मरे थे और लंबे समय बाद कौवे मरने मिलने के लिए पशुपालन विभाग की टीम ने 5 सैंपल जांच के लिए भोपाल स्थित लैब में भेजे थे, जिसमें से 3 सैंपल पॉजिटिव पाए। जालोर में सैंपल पॉजिटिव आने के बाद अब राज्य में बर्ड फ्लू से प्रभावित जिलों की संख्या 17 से बढ़कर के 18 हो चुकी है। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे से पहले सचिन पायलट पूर्वी राजस्थान में धुआंधार किसान रैलियां कर रहे थे। पायलट की रैलियों में उमड़ रही भीड़ के बाद कयास लगाने जाने लगे कि क्या पायलट एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस में सत्ता के केंद्र बन रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के राजस्थान दौरे के बाद तस्वीरें कुछ बदल सी गई हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के राजस्थान दौरे की शुरुआत से पहले उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच दूरियां पाटने का काम करेंगे। राजस्थान में पार्टी के एकजुटता का संदेश मंच में देंगे, लेकिन पूरे दौरे में उल्टा ही देखने को मिला है। अजमेर जिले के रूपनगर कस्बे में ट्रैक्टर रैली में जब राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा ही बैठे नजर आए, तो सचिन पायलट वहां पर बैठे हुए नजर नहीं आए। तब तो रैली में पायलट समर्थकों ने धैर्य खो दिया था। जब राहुल गांधी ट्रैक्टर पर बने मंच से भाषण दे रहे थे, तब भीड़ सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। ट्रक रैली के मंच पर भी पायलट को न देखकर उनके समर्थक खफा हुए हैं। हालांकि सचिन पायलट ने उन्हें चुप कराने की कोशिश भी की और इससे पहले किशनगढ़ एयरपोर्ट को लेकर के सुरसुरा करके तेजाजी मंदिर तक राहुल गांधी के दौरान भी ऐसा ही हुआ है। मंदिर के अंदर राहुल गांधी पूजा अर्चना कर रहे थे और बाहर पायलट मोदी के नारे लग रहे थे। राहुल गांधी के शनिवार को दौरे में पहले परबतसर में भी किसान रैली होनी थी, लेकिन फिर रद्द कर दी। लेकिन परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया ने रास्ते में ही ट्रैक्टरों पर भीड़ और ऊंट गाड़ी पर बैठा करके राहुल गांधी का स्वागत सम्मान किया है। दरअसल गावड़िया सचिन पायलट समर्थक हैं और बगावत में पायलट के साथ भी खड़े हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के सुबह सवेरे की ओर। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बाद अब देश के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू होने वाला है। इसके अलावा उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के भी आसार जताए जा रहे हैं। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। देश के कई इलाकों में कुछ दिनों तक अच्छी धूप रहने के बाद एक बार फिर सुबह के समय घना कोहरा भी देखा जा सकता है और शनिवार को उत्तर भारत के कई इलाकों में पूरे दिन धुंध भी छाई रही। देश भर में कोचिंग के मशहूर कोटा में भैंस चोर गिरोह पकड़ा गया है, जो 3-4 सालों में बाइक से भैंसों की रेकी करने के लिए निकलते थे और मौका मिलते ही भैंसों की चोरी कर लेते थे। अब कुन्हाड़ी पुलिस ने इस भैंस चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया और बदमाशों के पास से 2 पिकअप गाड़ी, चोरी की 4 लाख की 3 भैंसें बरामद की हैं।
आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के वल्दुर्ती मंडल के मंडापुर गांव के पास में रविवार सुबह को बस और ट्रक के बीच में भीषण टक्कर में कम से कम 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। और प्राप्त जानकारी के अनुसार आप सभी को बता दूं, घायलों को गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है और इस हादसे से बचने वालों में 4 बच्चे हैं, लेकिन उनमें से 2 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन रोहित शर्मा का जलवा दिखा है। टीम इंडिया के इस ओपनर ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 161 रन बनाए। चेन्नई की जिस स्पिन फ्रेंडली विकेट पर विराट कोहली और शुभमन गिल खाता तक खोलने में नाकाम रहे, वहां रोहित शर्मा ने बेखौफ बल्लेबाजी करते हुए शतक ठोका। रोहित के इस शतक की बदौलत टीम इंडिया ने पहले दिन 6 विकेट पर 300 रन बनाए थे। केंद्रीय जल आयोग उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से आई आपदा के बाद में ऋषिगंगा के ऊपर क्षेत्र में बनी कृत्रिम झील पर अध्ययन कर रहा है और इसमें से पानी को बाहर निकालने के लिए नियंत्रित विस्फोटक की संभावनाओं की पड़ताल कर रहा है। CWC अध्यक्ष सौमित्री हलदार ने शनिवार को बताया कि अध्ययन भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूर्वानुमान को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। सुबह सवेरे में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।